नंदू जी, आज हम लोग एनसीईआरटी जो है क्लास 8 का जो है उसका हम लोग छठा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, छठा चैप्टर हमारा कौन सा बोलिए? देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो हम लोग ध्यान देंगे नंदू जी इसमें क्या क्या होता है। देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई तो बहुत सारे विद्रोह हुए, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को लगने लगा कि इससे विद्रोह करने से बढ़िया है ऐसा भी लोग इसको सभ्य बनाओ। तो सभ्य बनाने का वो लोग तरीका ढूंढने लगा। ठीक है, तरीका ढूंढने में कुछ कुछ हम लोग बात समझेंगे यहाँ पे कि अंग्रेज जो है भारत में भूक्षेत्र विजय और आय पर नियंत्रण के अलावा भारतीयों को शिक्षित और सभ्य बनाना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद इस चीज में जो सबसे पहले आगे आए, देखिएगा, इस चीज में जो सबसे पहले आगे आते हैं वो विलियम जोन्स होते हैं। विलियम जोन्स उन्होंने क्या किया सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। उनके बारे में जानेंगे कि पहले वो आए कैसे, वो किस पद पे थे वहां पे, जो भारत जो आए। तो 1783 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था वहां पे जूनियर जज पर वो नियुक्त हुए थे। ठीक है, हाँ, विलियम जोन्स कौन नियुक्त हुए थे? विलियम जोन्स कब? 1783 में। कनेक्ट कीजिए, 1783 74 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। 74 में हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते 1783 में, ठीक है, कौन आए थे? विलियम जोन्स। इनको जो है भारत के सांस्कृतिक विरासतों में दिलचस्पी थी। ये जानना चाहते थे कि भारतीय संस्कृति कैसी है, मुसलमान जो रहते हैं उनकी संस्कृति कैसी है, वहाँ पे जो फारसी बोलने वाले थे उनके भाषाओं को सीखना चाहते थे, संस्कृत को सीखना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो थे एक कानून के जानकार और भाषाविद थे। भाषाविद का मतलब होता है जिनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है और वो उस भाषा को समझ सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। ठीक है, और किसी को समझा सकते हैं, उसी को भाषाविद कहते थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़े जानकार थे। ऑक्सफोर्ड में इनको ग्रीक लैटिन का अध्ययन किया था उन्होंने। ठीक है, ऑक्सफोर्ड में। आगे देखेंगे, ये फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, संस्कृत जानते थे, अच्छे से बोल पाते थे। और देख सकते हैं चित्र में और एनसीईआरटी में भी दिया है कि वो सीख रहे हैं। एक फारसी फ्रेंड है उनका, उनसे वो क्या सीख रहे हैं? फारसी सीख रहे हैं। चलिए, एक चीज और जानेंगे विलियम जोन्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने। अब ये सवाल आता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना क्यों हुई? इसलिए बता रहे हैं ताकि इससे आपको याद आ जाएगा कि क्यों कैसे हुआ, डेट भी याद आ जाएगा। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना, इसका कारण था कि वहाँ पे विलियम जोन्स के अलावा और भी माइंडसेट का लोग था जो ऐसा ही सोचता था कि वहाँ लोग को देशभक्त अगर बनाना है तो उसकी जो पुरानी खोई हुई विरासत है, जो उनकी पुरानी खोई हुई संस्कृति है, उनका जो ज्ञान है, वेद है जिसको कहते हैं हम लोग, उनको उनका ज्ञान उनको फिर से दिया जाए। ठीक है, जो नहीं मिल पा रहा था, विद्रोह हो गया, मुगल आए, फलना चिल्ला बहुत हुआ, तो हमारी विरासत धीरे धीरे लुप्त हो गई, तो उसको खोजने का काम ये लोग कर रहे थे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। उसी कमेटी का, उसी सोसाइटी का नाम दिया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कौन गठन करता है इसका? विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स मतलब इसको जूनियर जज पे नियुक्त हुए थे। कब हुए थे? 1783 में। ठीक है, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, याद रहेगा, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता। इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, उस पत्रिका का नाम था एशियाटिक रिसर्च। क्या नाम था? एशियाटिक रिसर्च। ठीक है, पत्रिका निकाला। दो क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? विलियम जोन्स ने। और पत्रिका निकाली थी इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी। आगे ध्यान देंगे, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और बेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषा सीख कर यहाँ की संस्कृत फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे उसी समय, और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने का प्रयास कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे, ताकि भारतीयों को नई विषय की शिक्षा के बजाय उनके प्राचीन गौरवशाली सभ्यता से ही उनको अवगत कराएं। ध्यान दीजिए, ताकि यही बताए थे ना आपको बता रहे थे कि भारतीयों को नई विषय की शिक्षा के बजाय नया चीज उसको मत बताओ। हमारे संस्कृति, हमारी विरासत में सब कुछ पहले से है, बस उसको एक्सप्लोर करो, खोजो, उनके प्राचीन गौरवशाली सभ्यता से ही अवगत कराया जाए। अब देखेंगे इसके लिए उन्होंने क्या क्या किए। सबसे पहले देखेंगे कि 1781 में कलकत्ता में मदरसा खोला गया। ठीक है, मदरसा समझते हैं जहाँ पे मुस्लिमों को कुछ ज्ञान दिया जाए, कुछ सिखाया जाए। अरबी फारसी इस्लामिक कानून, यहाँ पे लिखा भी अरबी फारसी इस्लामिक कानून की अध्ययन की बढ़ावा देने हेतु। शुरुआत में यही दिया जाता था कि अरबी फारसी इस्लामिक कानून की अध्ययन उनको करवाया जा रहा था शुरुआत में, बाकी फिर आगे आगे और भी नॉलेज दिए गए। उसके 10 साल बाद यानी कि 1791 में हम देखते हैं कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। कब होती है? 1791 में। ध्यान दीजिए, 1781 में क्या हुआ? मदरसा की स्थापना। कहाँ पे? कोलकाता। फिर उसके बाद बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब? 1791 में, जिसको अभी हम लोग BHU बोलते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहाँ पे क्या चीज की पढ़ाई हो रही थी? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा रही थी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा रही थी। चलिए, हम डेट पूछेंगे फिर पीछे।
ध्यान रखिएगा। अगला लाइन है कि विलियम जोन्स और कोलब्रुक जैसे लोग भारतीयों को उनके प्राचीन काव्य, धार्मिक ग्रंथ, साहित्य के द्वारा उनको सभ्य और शिक्षित बनाना चाहते थे, लेकिन हर चीज में, हर काम में रोकने वाला रुकावट पैदा होता है। ध्यान दीजिएगा। तो हमारा एक रुकावट था कि लेकिन बहुत सारे अंग्रेज अफसर, जिसमें से जेम्स मिल हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, जिन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उन्होंने, और थॉमस बैबिंगटन मैकाले नाम था अंग्रेज का, उन्होंने भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा तकनीकी द्वारा सभ्य बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि नहीं, इसका जो संस्कृति है, इसका जो विरासत है हम लोग का, भारतीयों का, उनका जो विरासत है बहुत ही लो स्तर का है, बहुत गिरा हुआ है, इतना ज्ञान नहीं बढ़ा जितना हम लोग में बढ़ा हुआ है, पश्चिमी सभ्यता में बढ़ा हुआ है। इन थॉमस जेम्स मिल और थॉमस बैबिंगटन मैकाले भी बोल सकते हैं, जेम्स मिल और मैकाले, इन दोनों का मानना था, ये बहुत अच्छा विचारक था पश्चिम का, लेकिन ये हमेशा पश्चिम को ही बड़ा मानता था, बाकी सब इसके नीचे क्या है, घटिया है, छोटा है। तो ये कह रहा था कि नहीं, सब अगर बनाना है तो पश्चिमी सभ्यता को सिखाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैकाले के अनुसार क्या क्या उन्होंने सोचा कि भारत को क्या क्या सिखाना चाहिए। भारत असभ्य देश है, सबसे पहले उन्होंने यही कहा, भारत क्या है, असभ्य देश है, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी है। ये लाइन उठा के दे दिया गया था एक बार एग्जाम में कि भारत असभ्य देश है, इसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी है। ये किसने कहा था? मैकाले ने। कौन कहा था? मैकाले। पूरा नाम था बैबिंगटन मैकाले। और अगला लाइन उन्होंने कहा कि भारत का देसी साहित्य एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना के बराबर है। मतलब यूरोपीय पुस्तकालय का जो एक खाना होगा, एक कोना में जो ज्ञान होगा, उतना ही ज्ञान बराबर भारत का ज्ञान है, उससे ज्यादा नहीं है। इस तरह से हमारे सभ्यता की बेइज्जती की गई। अब तीसरा देखिएगा, उनके अनुसार भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो बोल रहा है कि इस सब का संस्कृति को खोजने में क्यों हम लोग पैसा बर्बाद करेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद ही 1835 में, ध्यान देते जाना कि मैकाले मिंट्स जो है वो एक विवरण देते हैं। क्या विवरण देते हैं? वो एक अधिनियम लाते हैं। अधिनियम था अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, पारित किया गया। कौन किया? मैकाले किया। ठीक है, मैकाले किया। कब किया? 1835 में। 1835 में। अब BHU की स्थापना कब होती है? बनारस हिंदू कॉलेज 1791 में। 91 के बाद की घटना है 1835 में। देखेंगे तो उन्होंने क्या विवरण दिया, यानी कि क्या अधिनियम दिया। अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम पारित किया, तो क्या अधिनियम दिया ये जानेंगे। पहला अधिनियम दिया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। दूसरा अधिनियम दिया कि कोलकाता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज को प्रोत्साहन न दिया जाए, जो खुले हुए थे 1781 में मदरसा, 1791 में BHU बनारस हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी अभी बन गया, उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, डोनेशन नहीं देंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा। अब स्कूलों के लिए, तीसरा लाइन, अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगी। स्कूल में पहले अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक नहीं चलती थी, अब अंग्रेजी, उनके अनुसार, उनके नियम के अनुसार, मतलब स्कूलों में भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगी। ये किस नियम में आया था? 1835 के मैकाले अधिनियम, भारत शिक्षा अधिनियम। ठीक है, अब देखिए 35 के बाद क्या होता है। 1854 में वुड्स डिस्पैच नाम का एक नीति पत्र आता है। वुड्स डिस्पैच एक आदमी है, ठीक है, ये वहाँ के कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष, पूरी कंपनी हमारी अंग्रेजी कंपनी, वहाँ के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष, जैसे BPSC का एक अध्यक्ष हुआ ना, BPSC में बहुत सारे मेंबर है, बट उसके अध्यक्ष जो होते हैं मेन रूप से, जिसका डिसीजन चलता है कि हाँ जो वो बोलेंगे वही होगा। फाइनली तो उन्होंने एक नीति पत्र दिया। क्या नीति पत्र दिया? ध्यान से देखें। चार्ल्स वुड ने कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष के रूप में पद पे थे। उन्होंने एक नीति पत्र में ये कहा कि यूरोपीय शिक्षा को बढ़ावा देना है। यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों में नैतिक चरित्र विकास होगा। ठीक है, इसने भारतीय साहित्य को त्रुटियों से भरा पड़ा बताया। अगला देखेंगे, छोटी छोटी बातें ध्यान रख लेना है। 1857 में विश्वविद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1857 में क्रांति भी हुआ और उसी समय विश्वविद्यालय शिक्षा अधिनियम आया। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा अधिनियम कब आया था? 1857 की क्रांति होती है, शिक्षा अधिनियम भी उसी साल आता है। उसी शिक्षा अधिनियम के तहत कोलकाता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। पहली बार विश्वविद्यालय यानी कि इसको यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की हुई थी? 1857 के कोलकाता विश्वविद्यालय शिक्षा अधिनियम में। कहाँ हुआ था? कोलकाता, बम्बई और मद्रास। चलिए नेक्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद पेशेंस रखिए। अगला देखते हैं। विलियम एडम स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, उनकी एक रिपोर्ट आती है। विलियम एडम, नाम क्या? विलियम एडम, नाम याद रखना है। ठीक है, धीरे धीरे अपने हो जाएगा, ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस सुनना है ध्यान से। विलियम एडम की रिपोर्ट
क्या आती है? 1830 के दशक में बंगाल और बिहार का दौरा किया। किसने? विलियम एडम ने। उन्होंने दौरा किया तो उस समय बिहार और बंगाल में 1 लाख से ज्यादा पाठशाला था। एक स्कूल में लगभग 20 विद्यार्थी, जिसमें कोई फीस, समय, किताबें, परीक्षा, पाठ्य पुस्तक की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो ऑब्जर्व करने निकला था कि यहाँ कैसी शिक्षा दी जा रही है, किस तरह से शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई फीस, समय, किताबें, परीक्षा, पाठ्य पुस्तक की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग ऐसे आ रहे थे, गुरुकुल की तरफ पढ़ के जा रहे थे। 20 बच्चे पढ़ते थे गुरुकुल में एक शिक्षक के पास, ठीक है, ब्राह्मण शिक्षक हुआ करते थे। उसके बाद देखेंगे 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा सुधार हेतु पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा। उससे 1854 से पहले पंडित किसी को भी पढ़ा दिया करते थे बिना किसी नियम के, कभी भी आ रहा है पढ़ रहा है। मतलब बहुत शिक्षा की नीति बहुत लचीली हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि तुमको रोज आना ही पड़ेगा। अभी हम आगे देखेंगे कि रोज बुलाता है अंग्रेज जो नियम लाता है उसमें रोज बुलाता है। 1854 के बाद कंपनी ने, देखेंगे यहाँ पर, कंपनी ने देसी शिक्षा सुधार हेतु पंडितों को क्या किया? जो भी पढ़ाने वाले पंडित थे, शिक्षक थे, उनको अब सरकारी नौकरी पर रख लिया, खुद रख लिया, खुद का बना दिया स्कूल। वहाँ बोला तुम रहो, तुम यही बच्चा को पढ़ाओ, बाहर का नहीं पढ़ाना है किसी को जल्दी। यह स्कूलों की निगरानी करते थे, शुल्क बच्चों से इकट्ठा करते थे, पाठ्य पुस्तक, वार्षिक परीक्षा का व्यवस्था किया गया अंग्रेजों के द्वारा। 1 साल में एक बार उसका एग्जाम लेंगे। अब समझेंगे अगला जो हमको एनसीईआरटी में भी पढ़ना होता है, एक टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। राष्ट्रीय शिक्षा जो लागू हुआ उसकी क्या क्या कार्यसूची थी वो जानेंगे हम लोग, नंदू जी। ठीक है, चलिए आगे इसमें है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। पहला इसमें क्या क्या था? 19वीं सदी के शुरुआत से ही भारत में बहुत सारे विचारक शिक्षा पर जोर देने लगे थे। उनका कहना था कि शिक्षा पर हमें जोर देना होगा, ये कब तक हम लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे, अब ज्ञान को बढ़ाना है, आधुनिकीकरण लाना है। तो भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। वो सोचते थे कि पश्चिमी सभ्यता हम लोग से ज्यादा उन्नत है अभी की तुलना में। तो हमें अगर पश्चिमी सभ्यता मिले तो हम क्या होंगे? भारत का आधुनिकीकरण हो सकता है। बहुत सारे भारतीय जैसे गांधी और टैगोर, आप ध्यान देंगे गांधी और टैगोर नाम आ रहा है, होता क्या, घटना को समझना, तब आप डेट को याद रख पाएंगे, अपने चीजों को याद रख पाएंगे, कहानी याद रहेगी। तो बहुत सारे भारतीय जैसे गांधी जी और टैगोर जी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। क्यों विरुद्ध थे वो जानेंगे। उनको मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा हमें क्या कर देती है? गुलाम बना देती है। कैसे गुलाम बनाती है, उनका क्या राय था वो जानेंगे। नंदू जी ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे। पहला लाइन तो ये है, गांधी जी का कहना था कि ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। उनका कहना था कि अगर हम अपनी शिक्षा लेंगे अपने तरीके से, जो हमारी सभ्यता के अनुसार शिक्षा दी जाती है, तो हमारा क्या होगा? स्वाभिमान जागेगा, हमारी प्रतिष्ठा जागेगी। और पश्चिमी शिक्षा लेके हम निर्लज बन जाएंगे, मतलब वो ऐसी शिक्षा देंगे जिससे हम उसके अंदर रहे, गुलाम ही बने रहे, उससे ऊपर नहीं उठ पाए। वही उनका कहना था। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, उनकी भाषाओं में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, गांधी भारतीय भाषाओं। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। ठीक है, आगे देखेंगे अब कि टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। ठीक है, विचार तो जान लिया हमने। तो टैगोर जी ने इसी के लिए, इसके विरोध में सोचा कि हम अपना एक शांति निकेतन बनाएंगे। उनको शांति निकेतन दिया, एक शिक्षा का घर था वो, उसकी स्थापना होती है, ध्यान दीजिएगा नंदू जी, 1901 में क्वेश्चन आया था कि शांति निकेतन की स्थापना कब होती है? 1901 में। जो ये जगह था उसका नाम दिया गया शांति निकेतन। ये कलकत्ता से कितने किलोमीटर दूर था? 100 किलोमीटर दूर। कितना अच्छा जगह था जहाँ एकदम हरियाली थी। ऐसा मतलब उन्होंने बनाया कि हम नेचर से जुड़े रहे और नेचर से भी सीखे। शांत माहौल था और शांति था, घर शांति था, तो घर को निकेतन बोल के शांति निकेतन इस जगह को नाम दिया गया। ठीक है, रिलेट कर रहे हैं बात को। तो शांति निकेतन की स्थापना कब? 1901 में। ठीक है, उनके अनुसार स्कूल जेल जैसा था। उनका मानना था कि स्कूल में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है एक तरह से जेल है, कि बच्चों को बुलाओ, उनको जेल में रखो, 6 से 8 घंटे बांध कर रखो, उनको जबरदस्ती उनको शिक्षा लेने पे मजबूर करो। जबकि उनका कहना था कि उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा का विकास केवल प्राकृतिक परिवेश में ही दिया जा सकता है। सृजनात्मक मतलब हम समझते हैं क्रिएटिव नॉलेज। उनका मानना था क्रिएटिव नॉलेज, कि देखिए जब बच्चे होते हैं उनका दिमाग बहुत चंचल होता है, वो हमेशा सृजनात्मक रहते हैं, हमेशा नई नई चीजों को सीखना चाहते हैं तुरंत। तो वो कहते थे कि उनका विकास केवल प्राकृतिक परिवेश में दिया जा सकता है। नेक्स्ट समझते हैं, शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर जो, मतलब देखिए नाच गाना कला तो है ही, डांस वगैरह है, नृत्य है ही, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी शिक्षा पर जोर दिया। नहीं, पहले नहीं था हमारी शिक्षा में ऐसा, पहले हम लोग यहीं तक सीमित थे, विज्ञान नहीं जानते थे ज्यादा,
ठीक है, हमारे शिक्षा में विज्ञान नहीं था, इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी जोर दिया। अगला देखेंगे, टैगोर आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक अब होता है खत्म। तो अब हम लोग छठा चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा महिलाएं, जाति एवं सुधार। ठीक है, पढ़ के आइएगा, तब करेंगे डिस्कशन, तो अच्छा लगेगा। तो इसको रहने देते हैं, धन्यवाद। पॉलिटी करेंगे। ठीक है नंदू जी।